सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों और श्रोताओं को मंजरी वर्मा और संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा हरा भरा नमस्कार, है ना। क्योंकि भाई आज ऐसी कुछ बात है कि हमको हरा भरा ही कहना पड़ा, है ना। और देखिए आज हमारी जो सखियां हैं, हाँ, वो भी एक उत्सव में ही हैं, उत्सव के रंग में रंगी हुई हैं, क्योंकि हाँ हर तरफ रंग का धूम है, क्योंकि भाई चल रहा है, नवरात्र के दिन चल रहे हैं, तो सब व्रत उपवास भी कर रही हैं, काम भी कर रही हैं, तो उनके साथ साथ हम भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए आज हमारे सखी सहेली के जो पिटारे में क्या क्या है संगीता जी, है ना। आज देखिए सेहत तो बहुत जरूरी है, और कहीं ना कहीं देखिए मंजरी, जो हमारे ये त्योहार होते हैं वो भी हमें इस बात के लिए बहुत जागरूक करते हैं कि जो त्योहार आते हैं वो इस तरह से मौसम के बदलते वक्त आते हैं ना, कि उसमें जो अच्छी अच्छी सी बातें होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारी सेहत को प्रभावित करती हैं। जैसे पर्यावरण की ही बात अगर कर लें तो ये नवरात्रि का समय भी इसी हमें इस बात को भी बहुत अंदेशा देता है। यानी कि हम लोग वन और पर्यावरण के बारे में बात जी बिल्कुल नहीं, देखिए क्षय रोग दिवस है तो उस पर बात करेंगे, क्योंकि रोगों से भी ये जो इस तरह के जो हमारे त्योहार वगैरह आते हैं, तो उसमें देखिए धूना होता है, क्या क्या होता है, जो हम लोग पूजा करते हैं, आरती करते हैं, तो कुछ एक नियम इस तरह से हैं। तो विश्व क्षय रोग दिवस है, तो आज इस बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ सखी विशेष में आज हम किन के बारे में बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे बी प्रभा जी के बारे में, जो चित्रकला करती हैं। और इसके साथ साथ भाई व्यंजन की बात होगी, क्योंकि आज है शुक्रवार और आज हम लोग करते हैं बात व्यंजन की, तो इसकी तो बातें होंगी। लेकिन संगीता जी पहले सोचते हैं कि एक प्यारा सा गीत सुन लिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल।
तो संगीता जी देखिए ना कितनी प्यार भरी ठंडी ठंडी हवाएं आ गई ना। और इस गर्मी के मौसम में थोड़ी तो राहत पहुंचाई होगी इस गीत ने, है ना। तो देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं विश्व क्षय रोग दिवस के बारे में। टीबी या क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण फैलता है। ये रोग सबसे अधिक फेफड़ों को प्रभावित करता है, वहीं अन्य अंगों को भी अपने प्रभाव में ले लेता है। इस वर्ष की थीम है हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, और ये लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक टीबी जैसे रोग को समाप्त करने की एक मुहिम बनाई गई है। और ये एक ऐसी थीम है जिससे व्यक्ति में उम्मीद जगती। जो थीम रखी गई कि हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, तो ये एक व्यक्ति के अंदर उम्मीद जगाती है। हाँ, और इसलिए 24 मार्च को विश्व क्षय रोग के प्रति जो जागरूकता है वो लोगों में आए, इसलिए ये मनाया जाता है। क्योंकि लापरवाही देखिए इसमें बड़ी चीज़ होती है, बड़ी संख्या में व्यक्ति अपनी ज़िंदगी से हार जाते हैं। तो आज इतनी सुविधा जो है वो मुहैया करवाई गई है कि जो दवाएं हैं वो मुफ्त हैं, पोषण आहार जो कुछ संस्थाएं हैं कई बार उपलब्ध करवाती हैं, लेकिन कई बार मरीज को अपने जो हिसाब से वो ज़्यादा तो ध्यान ऐसी बीमारियों में रखना ही पड़ता है। और कुछ कहीं कहीं ये भी देखा गया है कि कुछ धनराशि भी उपलब्ध कराई जाती है। तो साथ समय पर दवा खाना चाहिए, और दिए गए जो कुछ अगर आपको किसी नंबर वगैरह की ज़रूरत है या कोई इस तरह के नंबर भी होते हैं ना मंजरी, जो दिए जाते हैं कि भाई किसी समय अगर कोई दिक्कत है तो आप इस पर कॉल करके बात कर सकते हैं। वो भी कर सकते हैं। और संगीता जी, और इस बीमारी में ये जब इलाज कराने जाते हैं तो ये भी होता है कि एक नंबर दिया जाता है कि इस पर आपको दवा खाने के बाद रोज आपको एक मिस कॉल देनी है। अच्छा। इसका मतलब ये होता है कि आप दवा रोज खा रहे हैं, ये एक तरीके का नियम बनाया गया है कि आपको करना है। और मिस कॉल देने से आप चूकते भी नहीं है। दवा खानी तो आपको वो भी देना ही देना है, कॉल देना है। और बाकायदा फिर आपको वहां से भी एक बार कॉल आती है कि आप दवा सही खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। इस तरह की पूरी जानकारी वो लोग भी रखते हैं एक मरीज के लिए। हाँ, वो इस वजह से भी होता होगा क्योंकि ये जो इस तरह की बीमारी है जिससे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति प्रभावित हो जाते हैं। तो और क्योंकि जागरूकता फैलाई जा रही है ना कि ये बीमारी हमको खत्म करनी है, तो इसलिए ये चीज बनाई गई है कि मरीज के बारे में जानकारी लेते रहे कि वो दवा खा रहा है या नहीं खा रहा है। और इसका जितना भी कोर्स होता है ना संगीता जी, और जितने माह का वो लोग बताते हैं डॉक्टर के हिसाब से, वो चीज बराबर उतनी माह तक आपको दवा निरंतर खानी होती है। और ये तभी संभव है जब आप संपर्क में रहेंगे। तो जो फोन नंबर वगैरह होता है उसको ठीक से रखना चाहिए। जब दवा खा लें तो देखिए इतनी जिम्मेदारी होती है कि खुद भी उसको पूरी तरह से निभाना चाहिए। तो कुछ टीबी रोग से जुड़ी जांच भी करवाई जाती है जो मरीज को समय समय पर करवानी चाहिए। इसके साथ ही प्रोटीन युक्त आहार लेना चाहिए, और जो नशीले पदार्थ होते हैं उन्हें त्यागना बिल्कुल से होता है। और स्वच्छता का बिल्कुल ख्याल रखें। आत्मविश्वास से भरना चाहिए व्यक्ति को। ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम बीमार हो गए तो भाई क्या होगा, तो शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे। और साथ ही साथ परिवार का जो सहयोग है वो भी बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। और सन 2018 में 10 मिलियन लोग टीबी से बीमार हुए थे, और 1.5 मिलियन लोग इस बीमारी से मृत्यु की उसमें चले गए थे। और डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने बर्लिन विश्वविद्यालय में स्वच्छता संस्थान में 24 मार्च सन 1882 में वैज्ञानिकों के बीच घोषणा की थी कि उन्होंने तपेदिक टीबी मेलिसिस का कारण खोज लिया था। और टीबी के लक्षणों को भी जानना जरूरी है, जैसे लगातार 3 हफ्तों से खांसी आना। मतलब उन्होंने तो ये खोज कर ली थी, है ना। और इसकी ये था कि अगर आपके खांसी के साथ आपका खून आता है या छाती में दर्द होता है, सांस फूलती है, तो और वजन कम होता है और ज़्यादा आपको थकान महसूस होती है, तो ऐसे लक्षणों में भी तुरंत अपने चिकित्सक के पास जाकर इलाज मरीज को कराना चाहिए। और पता चलेगा इससे कि आपके अंदर ये चीज़ कितनी है, किस तरह की जांच करानी है। तो समय पर अगर उसको कराते हैं इलाज तो आपको फायदा होगा और बीमारी से भी आप निजात पा जाएंगे। हाँ, यानी कि जो परिवर्तन होते हैं हमारे शरीर में उस समय जो कि कह सकते हैं कि भाई जैसा नहीं होता है अमूमन, उस तरह का अगर बुखार आपको समझ में आता है कि भाई ये समय समय पे हो रहा है, ठंड लग रही है, पसीना बहुत आता है, तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत तो हो सकती है। तो इस बीमारी को दूर करने के लिए जो भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, डॉक्टर के पास जाएं। और ये भी होता है कि भाई खुद से कोई दवा न लें, खुद से तो बिल्कुल ही नहीं लेनी चाहिए। और कुछ भी हो तो आपको घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल आराम से जाइए, दिखाइए, जो भी दवा बताते हैं, जिस तरह का ट्रीटमेंट करते हैं डॉक्टर, तो वो आप लें और इस बीमारी से
बचा जा सकता है ना। क्योंकि एक मुहिम भी है तो हमें भी ध्यान रखना है, हमें भी इसके साथ साथ चलना होगा कि हम जागरूक रहें और हमारे साथ साथ जिसको भी है आसपास उसको भी जागरूक बनाएं हम लोग। ऐसा लक्ष्य खुद से भी अपना ख्याल रखें। जी जी। समय हो चला है एक अंतराल का, तो मिलते हैं अंतराल के बाद। मंजरी,
जी, अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है सखी सहेली कार्यक्रम में। हाँ, और हमने बात की ट्यूबरकुलोसिस की, तो देखिए हमारे जो श्रोता है उन्होंने उस बारे में तो लिखा ही है, खोज के बारे में। साथ ही लिखते हैं कि डॉक्टर रॉबर्ट कोच को साल 1905 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यही वजह है कि इस बीमारी को लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए 24 मार्च की तारीख को चुना गया और 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई। विश्व 6 दिवस को लेकर हर साल एक थीम निर्धारित की जाती है। साल 2023 की थीम है यस वी कैन एंड टीबी। इस तरह की जो थीम है, वी कैन एंड टीबी, है ना, तो टीबी तो ये है, और इसका मतलब है कि हाँ, हम टीबी का अंत कर सकते हैं। तो इस थीम के जरिए लोगों को टीबी की बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए मोटिवेट करने का प्रयास किया गया है। इस तरह से ये लिखते हैं। और एक संदेश और है संगीता जी, लिखते हैं कि क्षय रोग की बात करते हैं क्योंकि आज क्षय रोग, एक तरह से कहें कि आज क्षय रोग निवारण दिवस है। इसके बारे में हर सभी को जागरूक करना है और इसके कारण लक्षण और इस रोग के बारे में हर सभी को सभी को जानकारी देना जरूरी है। इसके साथ ही इसके उपचार के बारे में जानकारी लेंगे। वैसे इसका ट्यूबरकुलोसिस कीटाणु से ये बीमारी होती है जो फेफड़ों पर सबसे पहले आक्रमण करते हैं और धीरे धीरे पूरे शरीर में ये कीटाणु फैल जाते हैं। शुरू में रोगी को बुखार के साथ साथ बलगम आता है, इस तरह सुना करते हैं, पर आजकल ये रोग बहुत कम हो गया है। सरकार बहुत कोशिश करी इस रोग को खत्म करने के लिए। आजकल तो ये बीमारी खत्म सी हो गई है भारत सरकार के प्रयास से, और हम सभी का ये प्रयास भी होना चाहिए कि हम इस चीज को ध्यान में रखें। और एक लिखते हैं कि टीबी रोग से देश जीतेगा और टीबी रोग हारेगा, हमारा देश स्वस्थ रहेगा। इस तरह का भी संदेश आया है। और एक और लिखते हैं कि क्षय रोग से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार रोगी को कई महीने की मुफ्त दवाएं प्रदान करती है और जैसा कि हम लोगों ने बताया है कि कुछ धनराशि भी दी जाती है, बैंक में जमा किया जाता है। तो ये सब निश्चित ही सराहनीय कार्य है इस रोग के प्रति। तो भाई सबको जागरूक ही रहना चाहिए, है ना। और कई बार ऐसा भी होता है ना मंजरी कि देखिए, जब तक तबीयत नहीं खराब है तब तक हम लोग सोचते नहीं हैं, लेकिन जब तबीयत खराब हो जाती है तो फिर ये लगता है कि ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। तो इससे पहले कि किसी समस्या का सामना करना पड़े, इतनी बड़ी समस्या का सामना करना पड़े, और उसके बाद जब बीमारी पता चल जाए फिर इतनी सारी परेशानियां उठाना पड़े, तो बेहतर तो यही होता है कि ये रोग जो है वो इतना ज्यादा लोगों को इस बारे में पता है, क्योंकि एक जमाना ऐसा था कि जब ये रोग बड़ी जल्दी से फैलता था और इससे मृत्यु दर जो थी वो बहुत ज्यादा थी। लेकिन अब इसमें कमी आई है, तो जागरूकता के कारण ही आई है, और इसी जागरूकता को हमेशा लोगों को बनाए भी रखना चाहिए, हम सबको बनाए रखना चाहिए। और खान पान जो है उसे भी बहुत अच्छा दुरुस्त रखना चाहिए। बिल्कुल उस तरह से प्रोटीन युक्त आहार लेनी चाहिए, ताज़ा खाना खाना चाहिए। और जैसा हम लोग बताया था कि इस तरह के ठंडे पदार्थों से और मादक पदार्थों से दूर रहना चाहिए। धूम्रपान भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि धूम्रपान से क्या होता है कि अपने जो शरीर की इम्यूनिटी है वो बहुत कमजोर हो जाती है, खत्म सी लगभग हो जाती है, तो उसको बनाए रखने से ही अच्छा रहता है। बिल्कुल। और इसी तरह की क्या कहते हैं कि बहुत सारी बीमारियां, ये बीमारी है, इसके साथ साथ जितनी भी बीमारियां हम कहते हैं, सबके प्रति जरा सा भी कुछ आपको एहसास हो कि मुझे ये लग रहा है, ये परेशानी लग रही है, तो तुरंत आप जरूर दिखाएं डॉक्टर को और उनके बताए अनुसार ही चले, है ना। लापरवाही जिसे कहते हैं वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जी। और हम सुन लेते हैं फिलहाल एक गीत। प्यार का फसाना बना ले दिल दीवाना, प्यार का फसाना बना ले दिल दीवाना। कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। प्यार का फसाना बना ले दिल दीवाना, प्यार का फसाना बना ले दिल दीवाना। कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। प्यार का फसाना। ऐसा ना हो बागों से बाहर चली जाए,
कली कली होके बेकरार चली जाए, ऐसी रुत बिना किए प्यार चली जाए। ऐसा ना हो बाहों से बाहर चली जाए, कली कली होके बेकरार चली जाए, ऐसी रुत बिना किए प्यार चली जाए। इसीलिए तो कहा है प्यार का फसाना बना ले दिल दीवाना, प्यार का फसाना बना ले दिल दीवाना। कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, प्यार का फसाना। छोटी सी है आज की हमारी मुलाकात, ये ना हो के जी में रह जाए जी की बात, जाने फिर कब कोई देखे हमें साथ। इसीलिए तो कहा है प्यार का फसाना बना ले दिल दीवाना, प्यार का फसाना बना ले दिल दीवाना। कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, प्यार का फसाना बना ले दिल दीवाना, प्यार का फसाना बना ले दिल दीवाना। कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, प्यार का फसाना। देखो मंजरी, बिल्कुल ऐसा है कि अच्छी अच्छी सी बातें करें, दिल में बहुत सारी मोहब्बत रखें, प्यार भरे बातें करें, है ना? हाँ, तो भी रोग भाग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा संगीता जी। और प्यार भरी बातें तो जरूरी है, उसके साथ साथ एक मुस्कान भी जरूरी है ना संगीता जी, जो संगीता जी के चेहरे पर दिख रही है। है ना? तो देखिए अब हम लोग ये बात करने वाले हैं बी प्रभा, जो हमारी चित्रकार हैं सखी विशेष की, तो उनके बारे में बात करेंगे। अच्छा, कला के प्रति पूर्ण समर्पण, लगन, मेहनत और रंगों के प्रति रुझान होना बहुत जरूरी होता है। रंगों से खेलना कितना अच्छा लगता है ना संगीता जी? जब ये कला की बात आती, रंग अपने सामने रखे हो, ब्रश रखा हो, सादा कागज, तो लगता है बस अनगिनत रंग लें और धीरे धीरे कुछ कुछ बना डालें। क्योंकि जिंदगी, देखिए अच्छा इसलिए लगता है ना क्योंकि जिंदगी में भी बड़ा रंग है। बिल्कुल। तो जब वो रंग बिखरते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं, और उन्हें जब संजोया जाता है तो भी बड़े अच्छे लगते हैं। और जब अपने हाथ से बनाते हैं कोई कला, कोई पेंटिंग, तो कितना अच्छा लगता है ना? अच्छा। तो कला की जो बारीकियां, रंगों की समझ के साथ साथ कलाकार की कल्पनाशीलता में प्रबलता होना उसके काम की सफलता की ओर ले जाता है। ऐसी ही बी प्रभा चित्रकार, जिन्होंने भारतीय कला जगत में अपना सशक्त स्थान बनाया। वे ज्यादातर नारी चित्रण के चित्र उकेरा करती थी। एक वरिष्ठ महिला कलाकार बी प्रभा जी का जन्म सन 1933 बेला गांव, नागपुर के एक परिवार में हुआ था। पिताजी रेलवे में थे, जगह जगह स्थानांतरण होता रहता था, उनके तबादले हुआ करते थे, इसलिए उनकी पढ़ाई अलग अलग जगह से हुई। मैट्रिक के बाद आपके बड़े भाई को लगा कि बी प्रभा की रुचि तो कला में है। नागपुर के स्कूल ऑफ आर्ट में कला की शिक्षा के लिए उन्होंने उनका वहाँ पे एडमिशन करा दिया, और वहाँ से उनकी शिक्षा इस क्षेत्र के प्रति शुरू हो गई। और उन्होंने सोचा कि आगे चलकर कोई स्कूल ऑफ आर्ट है, जे स्कूल ऑफ आर्ट, वहाँ वो पढ़ सकती हैं। तो उन्होंने फिर स्केच बुक लाकर दी उन्हें, और बी प्रभा ने चित्र बनाने शुरू कर दिए। बाद में वे वहीं से सीखने गई, यानी जे स्कूल ऑफ आर्ट में, और कला के क्षेत्र में विश्व स्तर पर हो रहे कामों के बारे में भी जाना उन्होंने। और एक खास कला जो म्यूरल, भित्त चित्र बनाने की विशेषता उन्होंने प्राप्त की, और 1950 में कला जगत में प्रवेश किया। उस वक्त अमृता शेरगिल काफ़ी प्रसिद्ध थी। बी प्रभा को शुरू से ही कुछ चित्रकारों में रुचि भी रही थी, और पलसीकर बेंद्रे, अमृता शेरगिल, पिकासो और भी जो लोग थे उनके
यानी और जो इनके ये जो हाँ, चित्रकार थे प्रसिद्ध, हाँ, उनको देख करके उनको बहुत वो पसंद करती थी, कि उनकी कला को बहुत पसंद करती थी। तो सीखने को मिलता है ना जी, जी। हाँ। और इनके पति प्रसिद्ध मूर्तिकार श्री विठल जी, जिनके साथ जहांगीर आर्ट गैलरी जल रंग से बनी चित्रों की प्रदर्शनी हर 3 महीने में वहां लगा करती थी। पहली प्रदर्शनी दिल्ली में काफी प्रसिद्ध रही और कला की प्रशंसा और उनकी पेंटिंग धीरे धीरे से इसमें और बढ़ोतरी देखने को मिली, बिकने भी लगी और इससे उन्होंने तैल रंगों का प्रयोग भी किया। बी प्रभा जी के प्रारंभिक चित्र आधुनिक चित्रकला से प्रभावित अमूर्त शैली के थे और उनकी कला में जीवन का संघर्ष, झोपड़पट्टी की कृतियां होती थी, यानी ग्रामीण परिवेश को वे अपनी कला में उतारती थी। बी प्रभा ने 1987 तक 2000 चित्रों का सृजन किया। उनका प्रिय विषय नारी रहा है। नारी संघर्ष के अनेक रूपों को वे रंगों में जीवंत कर देती थी और एक मछुआरिन की कृति इतनी पसंद की गई कि उस पृष्ठभूमि के करीब 1500 चित्र उनको बनाने पड़ गए। इतनी डिमांड हो गई उस मछुआरिन की चित्र की। तो एक पत्रिका के कवर पेज पर भी उनको इस चित्र का स्थान मिला था और आपकी कला प्रदर्शनी फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिका जैसे कई देशों में लगी। उनके चित्रों में लंबी गर्दन हुआ करती थी। संगीता जी, उन्हें बहुत पसंद थी कि स्त्री नारी की लंबी गर्दन, और लंबी गर्दन के बारे में वैसे ही कहा जाता है कि जिसकी लंबी गर्दन होती है वो बड़ा खूबसूरत समझा जाता है। तो उनकी वे पहली पसंद थी, जो बहुत पसंद करती थी और कैनवास पर चित्र बनाया करती थी। और उनकी कला में नारी चित्रण में चेहरा कश्मीर या केरल या एक मछुआरिन की झलक देखने को मिलती है। मतलब वहाँ की स्त्रियों जैसी छवि उनकी कला में रची बसी थी। बी प्रभा के चित्र बर्लिन के संग्रहालय से नेशनल आर्ट गैलरी ऑफ में और मॉडर्न आर्ट, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल, भाभा एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल तथा भाभा के व्यक्तिगत संग्रहालय में भी संग्रह में शामिल हुए थे। और आपके चित्रों में पीला व सफ़ेद रंगों का खासा प्रयोग होता था और लाल व नारंगी उसके साथ साथ इस्तेमाल होते थे और हरे रंगों का सामंजस्य चित्रों में विशेष प्रभाव डाला करता था। जी, और लगभग 50 प्रदर्शनियों में आपकी जो ये कलाकृति थी उसे प्रदर्शित किया गया। भारत और विदेशों में भी कला संग्रहालयों में आपके चित्र लगे। शुरुआत में तो उन्हें संगीत और कला दोनों में रुचि थी, लेकिन बाद में आपने कला को चुना और 1958 में बॉम्बे आर्ट प्रदर्शनी का भी हिस्सा रही, जहां उन्हें प्रथम पुरस्कार भी मिला। उनके काम को 2008 में जो ये गैलरी है आइकॉन गैलरी न्यूयॉर्क में, विंटर मॉडर्न और गैलरी बियॉन्ड मुंबई में और बहुत पूर्व जैसी प्रदर्शनी में शामिल किया गया। अखिल भारतीय ललित कला और शिल्प सोसाइटी पुरस्कार भी उन्हें मिला और आज उनकी कला से हम प्रेरणा भी लेते हैं। 2001 में हम देहांत छोड़ गई। जी। और आज ये सादिका हमारे बीच नहीं है, लेकिन महिला कलाकारों में आप शीर्ष स्थान रखती हैं। और वाकई संगीता जी, देखा जाए तो कला इतनी सारी है, मतलब कला के अंदर इतनी सारी चीज़ें समाई हैं कि आप कुछ भी चाहे, जो भी आपका मन करे, आप आसपास की चीज़ों को देख करके अपने रंगों में उतार सकती हैं। और समय हो चला है एक अंतराल का, तो मिलते हैं एक अंतराल के बाद। मंजरी, बी प्रभा जी के बारे में देखिए हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बड़ी अच्छी सी जानकारी साझा करी है, तो हम अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं इतनी अच्छी जानकारी हम तक प्रेषित करने के लिए। बिल्कुल, और सुन लेते हैं एक प्यारा संगीत।
झिर बदरुआ बरसे हो कारे कारे, झिर झिर बदरुआ बरसे हो कारे कारे। सोए अरमान जागे कई तूफान जागे, सोए अरमान जागे कई तूफान जागे, माने ना मन मोरा सजना बिना। झिर झिर बदरुआ बरसे हो कारे कारे, झिर झिर। बदरुआ बरसे हो कारे कारे, सोए अरमान जागे कई तूफान जागे, सोए अरमान जागे कई तूफान जागे, बरखा ना भाए गोदी तेरे बिना। झिर बदरुआ बरसे हो कारे कारे, झिर। घुमराले काले बालों से काली रात ने आज मेरी नींद चुरा ली। तेरे घुमराले काले बालों से काली रात ने आज मेरी नींद चुरा ली। तो से ही प्यार करूं, तेरा इंतजार करूं, तो से ही प्यार करूं, तेरा इंतजार करूं, तेरे दिल झूठा मेरा हर सपना। झिर बदरुआ बरसे हो कारे कारे, झिर बदरुआ बरसे। बताइए संगीता जी क्या कहने वाली थी? मैं ये कह रही हूँ कि इतनी अच्छी जब देखिए बारिश होगी, गीतों की बारिश कहने का मतलब है, तो फिर वन, पर्यावरण और जो हरियाली है वो तो प्रभावित होती ही होती है। आपने गीत में अभी झिरझिर बदरवा बरसे हुआ ना, तो जब पानी धरती पर पड़ेगा तो सोचिए क्या होगा प्रकृति का नजारा। तो मंजरी गीतों की यही खासियत है जी। और आज हम बात भी करने वाले हैं ना वन और पर्यावरण की, तो वृक्षों से ही वन अपनी छटा बिखेरते हैं, हरियाली से भर जाती है धरती। जब वर्षा होती है तो वन जंगल प्राकृतिक रूप से जल से सींच जाते हैं और वहाँ के वृक्ष स्वतः ही पनपते हैं, जिससे पर्यावरण स्वस्थ रहता है। हमें अधिक से अधिक वृक्षों को रोपना चाहिए, जिससे जंगल और वनों में रौनक आती है और असंख्य पशु पक्षी यानी जंगली पशु वहाँ अपना जीवन गुजारते हैं। वृक्ष हमारे लिए वरदान है, अपना सर्वस्व देकर हमारे काम आते हैं। और हम क्या करते हैं उसके बदले में संगीता जी? वनों की कटाई कर देते हैं, है ना। बड़ी बड़ी इमारतें बस्तियां बनाते चले जाते हैं, जिससे वनों की संख्या कम होती जा रही है। और जब हम वृक्ष लगाते हैं तो सोचिए उसके ऊपर कितने पशु पक्षियों का घोंसला बनता है, उनका आहार होता है। हम लोगों के लिए भी फल मिलते हैं पेड़ों से और बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो इसके प्रति
होना भी चाहिए। ये सप्ताह क्योंकि चल रहा है वन और पर्यावरण सप्ताह, है ना? हाँ, तो वृक्षों के बिना तो जीवन सुचारू रूप से चल ही नहीं सकता, क्योंकि प्राण वायु देते हैं और साथ साथ हमारे ईंधन जो घर बनाने का काम होता है उसमें भोजन है, फल फूल हैं, जड़ी बूटियां हैं, सभी कुछ प्रदान करते हैं। वनों या जंगलों से भूमि की जो मिट्टी होती है उसका कटाव भी देखिए रुका रहता है ना? और वर्षा भी इसी कारण होती है। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए वनों की सुरक्षा, उनकी देखभाल बहुत ज़रूरी है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस पर भी प्रभाव पड़ता है, इससे चलती है, और वन जीवन का आधार हैं। हम सभी को अधिक पौधे रोपने चाहिए, पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए उससे लकड़ियां भी प्राप्त होती हैं और जो मतलब कागज पेड़ होते का हैं, कहना चाहिए जड़ से लेकर पत्ता तक, फल तक, फूल तक सभी काम आते हैं, है कागज ना? भी बनते हैं, कागज सभी कुछ होता है। और वन और जंगल में भी अंतर होता है संगीता जी। वन वो क्षेत्र होता है जहाँ छोटे छोटे पेड़ पौधों की संख्या बहुत आयत होती है। वन वर्षा को नियंत्रित करने का काम करते हैं, जिससे प्रतिवर्ष समय पर मानसून आ सके। और वन में लगे पेड़ पौधे मिट्टी को तेज पानी के बहाव से बचाने का कार्य करते हैं, जैसे आपने कहा ही अभी कि भूमि की मिट्टी को वो रोकते हैं, और जिससे भूमि की कटाव जैसी समस्या से बचा जा सकता है। साथ ही प्रदूषण के स्तर को भी कम करते हैं। वायु प्रदूषण का स्तर जो है वो गुणों में भर जाता है। इसके अलावा उसमें जो मटमैले पानी को छानकर शुद्ध जल को प्रवाहित करने में भी मदद करते हैं। जो वन में लगे जो पेड़ होते हैं उनका ये कार्य होता है। और इसके विपरीत जंगल वे क्षेत्र हैं जिनके अंतर्गत जहाँ अनेकों प्रकार के वृक्ष हैं, वनस्पतियां हैं, पौधे होते हैं और जो बहुत विशाल होते हैं। और विशेषज्ञों के अनुसार एक जंगल का क्षेत्रफल कई वनों के क्षेत्रफल के बराबर होता है। जंगली जानवर, विभिन्न प्रजातियों के जीव जंतु की जो बहुत सारी संख्या होती है वो उनमें बसती है। जंगल में कई वनस्पतियां स्वयं उगाती हैं। कुछ तो देखिए ऐसा होता है कि जिन्हें हम लगाते हैं, लेकिन कुछ स्वयं उगाती हैं। वो इस वजह से उगाती हैं क्योंकि वहाँ जो ठंड होती है या जो वातावरण होता है, वातावरण से प्रभावित होकर के ऐसा होता है। और जिनको जानकर व्यक्ति जो है वो लाता भी है घर में, औषधियों का निर्माण होता है और ये पृथ्वी की जो जलवायु है उसको समान रूप से बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। बिल्कुल। और संगीता जी देखिए, हमारे जो संदेश हमें आए उसमें भी वन और पर्यावरण के बारे में लिखते हैं कि वन और पर्यावरण का हमारे जीवन में काफी महत्व है। बिना वन या पर्यावरण के किसी भी जीवित प्राणी के लिए जीवन यापन करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए अपने जीवन में अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं और उन्हें पानी दें ताकि पौधों की ग्रोथ हो सके और पर्यावरण का संतुलन बना रहे। और देखिए हमारे देश में जो है संगीता जी कई प्रकार के वन पाए जाते हैं, जैसे सदाबहार वन हुआ, शंकुधारी वन है, या आर्द्र सदाबहार वन है, शुष्क सदाबहार वन है, और मैंग्रोव्स है, नम पर्णपाती वन है। इस तरह के बहुत सारे वन होते हैं। और वन में सूर्य का प्रकाश लगभग सभी क्षेत्रों में पहुंचता है। और जबकि जंगल में क्या होता है कि वो बहुत घना होता है, तो कई भागों पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, इतने ज़्यादा वहाँ पर वृक्ष होते हैं। वन जो है इस तरह से पर्यावरण के लिए बहुत, जंगल और वन दोनों ही बहुत फायदेमंद है। इसलिए जंगल और वन दोनों ही की देखभाल करना हम सभी का कर्तव्य भी होता है ना? तो अब सोचते हैं कि पहले एक गीत सुन लेते हैं, फिर हम लोग इस पर बातें करते हैं। जी। हरी हरी धरती
तो देखिए भाई, झूमे मेरा मन मगन, वाकई झूम भी रहा है ना, क्योंकि हाँ, हरी भरी लेकिन धरती हरियाली की होगी तो ही झूमेगा, इसलिए सबको बिल्कुल कोशिश करनी बिल्कुल चाहिए। हरियाली है ना हमारे पास, कितने सारे संदेश आए संगीता जी, हाँ, बहुत बताइए हरे ना। भरे संदेश हैं। बिल्कुल, बताइए बताइए जल्दी से। देखिए, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि वन और पर्यावरण में गहरा संबंध है। हम जीवित प्राणियों के लिए जीवनदायक है वन, और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के 33% भाग को अवश्य हरा भरा होना चाहिए, ऐसा पर्यावरणविद कहते हैं। वन जीवनदायिनी है, ये वर्षा कटाव में सहायक, धरती को उर्वरा बनाने में सहायक है। वन प्रकृति की अनुपम देन है। पर्यावरण को संरक्षित सुरक्षित करने के लिए प्रकृति ने वनों का सृजन किया है। बढ़ती जनसंख्या, कम जानकारी के अभाव में वनों का बहुत अधिक दोहन हुआ है। इस वन को सुरक्षित रखने इन वनों को सुरक्षित रखने के लिए और अधिक पेड़ पौधे लगाने और जंगलों को विस्तृत करने के लिए भारत सरकार ने वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना की है। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन अपने हिसाब से भी हम सबको बहुत ही जागरूक रहना चाहिए, और इस दिवस को मनाने या इस सप्ताह को मनाने के पीछे यही उद्देश्य होता है। क्योंकि जहाँ तक सरकार की बात है तो उस तरफ से तो कोशिशें होती हैं, जितने तरह से समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है, प्रदर्शनियां होती हैं, सब होता है, लेकिन हम लोगों को भी इस बारे में बहुत जागरूक होने की जरूरत है। और देखा जाए, एक और संदेश है संगीता जी आया है कि वन और पर्यावरण, हम अपना मूलधन कभी भी नहीं खाते हैं, उसे सुरक्षित रखते हैं, जो ब्याज आता है उसे खर्च करते हैं, ये बुद्धिमानी की निशानी। उसी प्रकार हमारा ये जीवन हमारी सांसों पर चलता है, और श्वास लेने के लिए हम पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। इसलिए हमारी जिंदगी है कि हम हमारे पर्यावरण को बचाएं, कम से कम इतना तो बचा के रखें जो हमारे पूर्वजों के ने मूलधन के रूप में हमें दिया है, और हम अपनी आने वाली अगली पीढ़ी को क्या देंगे, इस बारे में भी हमें सोचना है। है ना? हाँ, क्योंकि मंजरी, बहुत सारी चीजें वन से प्रभावित होती हैं, जैसे वर्षा भी प्रभावित हो जाती है, जो जंगलों का दोहन होता है उससे जो प्राकृतिक संपदा है वो भी प्रभावित हो जाती है, साथ साथ जो मौसम बदलाव आता है, तो सब कुछ, सारी चीजों का असर हम सब पर भी पड़ता है, हम सब पर ही पड़ता है, बल्कि प्राणियों पर पड़ता है। पानी की कमी हो जाती है, तो ये सब बातें होती हैं। तो वैसे भी देखा जाए तो भारत की जो जीवन शैली है वो कुछ ऐसी ही है कि झीलों, नदियों और इन सभी की जो प्राकृतिक संसाधन है उनकी अहम भूमिका तो है ही है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या के कारण पर्यावरण पर जो खतरा है वो तो मंडरा रहा है। संसाधन सीमित हैं, और कब तक वो मानव जीवन को संरक्षित कर पाएंगे, क्योंकि जब उनका ही संरक्षण नहीं होगा तो संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए वन और पर्यावरण सप्ताह मनाने के प्रति जो जागरूकता है उसे फैलाने का सरकार भी काम करती है, और कुछ नीतियां, कार्यक्रम किए जाते हैं जिनकी सहायता से इन सभी की सुरक्षा भी की जा सके। इस तरह की नीतियां भी होती हैं। जी, और जब वनों का संरक्षण होगा, लोग सशक्त बनेंगे, आर्थिक विकास की वृद्धि होगी, और जलवायु भी संतुलित होगी। करीब 1.6 अरब लोग या मानव आबादी का 25% निर्वाह, आजीविका, रोजगार और आय के जो सृजन होते हैं वो वनों पर ही निर्भर है। वन पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं वो होती हैं जैसे कि लकड़ी, भोजन, ईंधन, चारा, गैर लकड़ी उत्पाद और आश्रय, जो हम सभी के कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। और जल, जंगल और जमीन, ये मानव की प्रथम जरूरतें हैं, इन्हीं से तो मानव जीवन चलता है। और जो कहते हैं कि एक और संदेश आया है कि मिलकर आज ये कसम खाते हैं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाते हैं, मिलकर आज ये कसम खाते हैं, प्रदूषण को दूर भगाते हैं। मानव, तूने अपनी जरूरतों के लिए वातावरण को कितना दूषित किया है, फिर भी पर्यावरण ने तुझे सब कुछ दिया है। प्राणदायिनी तत्वों, जल, वायु और मिट्टी से हमारा जीवन का उद्धार किया है, फिर भी मानव पेड़ काटता है, अपने जीवन को संकट में डालता है। पर्यावरण ना होता तो जीवन में रंग कहाँ होते। पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का हमारा प्रथम प्रयास होना चाहिए। और इसके साथ ही आगे लिखते हैं कि आओ मिलकर कसम खाते हैं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाते हैं, आज मिलकर कसम खाते हैं, प्रदूषण को दूर भगाते हैं। ये प्यारा सा संदेश लिखकर भेजा है हमारे श्रोता ने। तो इस पर तो सभी को अमल करने की भी जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि और करना बड़ा मुश्किल होता है। तो गांव, शहर और कस्बों के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। हरियाली जो विकास है, जो स्वच्छता है वो बनी रहे, और किसी भी राष्ट्र या समाज अथवा संस्कृति की जो संपन्नता है वहाँ के निवासियों भौतिक समृद्धि में ही निहित होती है, बल्कि वहाँ की, ये कह सकते हैं कि
जैव विविधता पर निर्भर होती है। तो पर्यावरण को बचाए रखने के लिए वृक्षों को अधिक से अधिक लगाना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। यदि ये नहीं बचेंगे तो हमारा जीवन भी नहीं रहेगा और संकट हमारे जीवन पर भी गहराते रहेंगे। और संगीता जी ये भी कर सकते हैं कि जब हम कहीं घूमने जाएं तो घर में जो आप बीजे खाते, फल फूल जिसमें भी बीजे आपको मिलते हैं फल वल खाने में, तो उन बीजों को ले लीजिए और मिट्टी के गोबर और मिट्टी मिलाकर एक गोला बनाइए, उसके अंदर वो बीजा डाल दीजिए। इस तरह के गोले बना के आप रख लीजिए और जैसे ही आप कहीं जा रहे हो उसके 1-2 दिन पहले ही आपने जो कुछ भी फल खाया तो बना के रख लिए। जब आप कहीं रास्ते में जा रहे हो तो आपको लग रहा है खाली जगह है, तो वहां पर आप उन गोलों को ऐसे ऐसे करके रोक करके फेंकते जाइए। तो क्या होगा, जब सीजन आएगा बारिश का या फिर मिट्टी दबेगी, वो बीज पानी मिलेगा तो उसके अंदर से पौधा निकलेगा। तो इस तरह के हम छोटे छोटे कार्य कर सकते हैं। और ये भी कर सकते हैं, जो बीजे हैं आपके पास जगह है तो आप बीजे वहां मिट्टी में बो दीजिए। जब वो पौधे थोड़े से बड़े हो जाएं तब आप उनको ले जाके जहाँ पे आपको लगता है नहीं पौधे लगे वहां पर आप लगा करके अपना योगदान दे सकते हैं, वृक्ष लगा सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। फिलहाल हम लोग सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत। किचन के विषय में कोई ये नहीं कह सकता भाई, रसोई की जब बात होती है तो ये नहीं कहा जा सकता कि मैंने तो नहीं। अच्छा
मैंने सोचा आप क्या कह रही संगीता जी। तो वही देखिए आज तो बात होगी कुछ ना कुछ बनाने की। आप सोच रही होंगी शायद कोई और विषय। हाँ वही मैंने सोचा क्या संगीता जी अचानक बोलने लगी। तो वही आज आपने चौंका दिया मुझे। तो चलिए आज व्रत उपवास की बात है तो बता देते हैं मखाने का हलवा, है ना। और जो जिनका उपवास नहीं है वो उनके लिए कुछ और बताएंगे ना, ऐसा थोड़ी ना है। तो देखिए मखाने के हलवे की विधि और सामग्री हम साथ में बताएंगे। तो वो सोचेंगे ना कि भाई हमारा भी व्रत करा दिया। देखिए व्रत में क्या होता है कि व्रत जो भी रखे, लेकिन उसके साथ जो व्रत नहीं रखते हैं उनके बड़े ऐश होते हैं। उनको वो सब चीजें खाने को भी मिलती हैं और साथ में जो अलग व्यंजन बनते हैं वो भी मिलते हैं, डबल हो जाता है। जी तो चलिए सामग्री हम बताते हैं मखाने के हलवा की। कि मखाना 100 ग्राम आपको लेना है। इसको देसी घी 1 चम्मच डाल करके कढ़ाई में इसको भून लेना है और इसके बाद इसको मिक्सी में आपको पीस लेना है। और अब एक कढ़ाई लेनी है, उसमें 1 बड़ा चम्मच देसी घी डालना है और आंच पे चढ़ा देनी। जब ये गर्म हो जाएगा, देसी घी पिघलने लगेगा, तो उसमें मखाने का पाउडर डालकर उसको आपको भूनना है और इसमें 6 बड़े चम्मच चीनी आपको डालनी है। घुलने तक इसको भूनना है, इसको पकाना है। और जब थोड़ा सा भुनने लग जाए तब आप इसमें आधा गिलास दूध डाल दें और फिर इसको थोड़ा सा चलाएं और थोड़ा थोड़ा करके मतलब आपको एक आधा गिलास और डालना है, यानी कुल 1 गिलास दूध डाल करके आपको इसको बना लेना है। और जब ये गाढ़ा होने लगेगा हलवा मखाने का, तब आप इसके अंदर कटे हुए जो मेवे आपके पास उपलब्ध हो वो डालिए और बढ़िया मखाने का हलवा व्रत में खाइए और सबको खिलाइए, है ना। और अब आप क्या बताने जा रही हैं? सोच रही हैं क्या बताएं? नहीं मैं ये सोच रही हूँ कि ये जो तुमने बताया हलवा, ये खाने में तो बड़ा ही अच्छा सॉफ्ट रहेगा। और कुछ एक चीजें होती है ना, जैसे साबूदाना वगैरह होता है, तो उसको भिगा दें थोड़ी देर के लिए, 5 से 6 घंटा मुझे ऐसा लगता है। और फिर मूंगफली वगैरह होती है, तो मूंगफली को तो ऐसे ही भूनना है, लेकिन साबूदाने को अच्छे से डीप फ्राई यानी कि तल लेना है, तो वो बड़े बड़े से अच्छे से फूल जाएंगे। और जो सूखी वाली गरी होती है, यानी जो हम लोग मेवे के तरह से इस्तेमाल करते हैं, यानी आप नमकीन बता रही लगता है साबूदाने की, है ना, दालमोट जैसी बन जाती है। हाँ, थोड़ा सा उसमें मीठा भी रहेगा। और मतलब उसे पतली पतली काट लें, यानी गरी को पतला पतला काट लें और घी में उसको तल लें। ज्यादातर लोग घी खाते हैं तो व्रत में तो उसमें तल लें, या जो भी आप खाते हैं तेल में उसमें तल लें। और मूंगफली है और बाद में साबूदाने को वो जब आप छानेंगे तो खूब अच्छे से बड़े बड़े से गोल से अच्छे हो जाएंगे, क्रिस्पी, जिसकी नमकीन बना के खा सकते हैं। और हम बता देते हैं बादाम और केले का शेक। 2 केले लेने, छीलकर जार में डाल लेना है मिक्सी के पॉट में और 1 गिलास ठंडा दूध डालना है। 4 चम्मच चीनी डालनी है और बर्फ के थोड़े से टुकड़े डाल देने और इसको आपको अच्छे से पीस लेना है। उसी में बादाम जो आपके रहेंगे ना, वो भीगे हुए होने चाहिए और उसको छील करके उन बादाम को भी केले के साथ में आपको पॉट में डाल देना है। फिर सबको एक साथ पीस लेना है और फिर आपको गिलास में सर्व करना है। तो आपका बादाम व बनाना का जो केले का शेक है, वो आपका व्रत में आप आराम से पी सकते हैं। बहुत ताकत देगा। और फिलहाल तो हमें एक ताकत देगा एक गीत, है ना संगीता जी? मिला है किसी का झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, हो सच्चे मोती वाला झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, सुनो क्या कहता है झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, मिला है किसी का झुमका। प्यार का हिंडोला यहाँ झूल गए नैना, सपने जो देखे मुझे भूल गए नैना, प्यार का हिंडोला यहाँ झूल गए नैना, सपने जो देखे मुझे भूल गए नैना, हाय रे बेचारा झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, ओ मिला है किसी का झुमका। जीवन भर का नाता परदेसिया से जोड़ा, आप गए पिया संग मुझे यहाँ छोड़ा, जीवन भर का नाता परदेसिया से जोड़ा, आप गए पिया संग मुझे यहाँ छोड़ा, पड़ा है अकेला
मन हार जाने में है जीत जाने कैसी। हाय रे ये प्रीत की है रीत जाने कैसी, तन मन हार जाने में है जीत जाने कैसी। जाने ना बेचारा झूमता ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, ओ मिला है किसी का झूमता ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, मिला है किसी का झूमता। तो प्रोग्राम एकदम खत्म होने वाला है, हो ही गया है, तो लेते हैं विदा। तो सबको मंजरी वर्मा और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहे